नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, आपके पसंदीदा डिबेट शो को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है, नेताओं के भड़काऊ बयान से सियासी फिजा गर्म होती जा रही है। चुनाव आयोग बेशक हर मुमकिन कोशिश में लगा हो कि कोई भी नेता उस मर्यादा को ना लांघे जो उन्हें हेट स्पीच की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दे, लेकिन बीजेपी नेता नवनीत राणा और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान की तल्खियां बता रही हैं कि उनकी सियासी बयानबाजी ने सारी हदों को पार कर दिया है। नवनीत राणा ने छोटे ओवैसी को ललकारा तो बड़े ओवैसी साहब ने मोर्चा संभाला। चुनाव आयोग ने नवनीत राणा पर कार्रवाई शुरू कर दी है तो बड़े ओवैसी साहब तो मंजे हुए राजनेता हैं, बैरिस्टर भी हैं, उन्हें थोड़ा संयम का परिचय देना चाहिए था, दे भी सकते थे। लेकिन सियासत में विवादित बयानों की आंधी चल रही हो तो फिर संयम का सवाल उठता कहां है? जब जहर बुझे बयान सामने आने लगते हैं तो फिर सिलसिला ही चल पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर नेता तो चुनाव के बीच में पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं। कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, कुछ अतीक और मुख्तार के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 24 की लड़ाई भड़काऊ बयान पर आ गई है? सवाल यह भी कि चुनावी कैंपेन या फिर इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उकसावे वाला ट्रेंड। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या जहरीले बयान से ही 24 की सियासत सधेगी? इसी पर आज सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो। ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। 24 का सियासी रण जैसे जैसे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं के बयानों में तल्खियां बढ़ती जा रही है। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको। 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। दरअसल भड़काऊ भाईजान का नवनीत राणा पर गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा था। इससे पहले नवनीत राणा ने उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 12 साल पुराने बयान पर निशाना साधते हुए क्या बोला, ये सुनना चाहिए आपको। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बीजेपी नेता नवनीत राणा हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए उतरी थी और उन्होंने ओवैसी को चैलेंज किया, जिसके बाद ओवैसी की प्रतिक्रिया भी आई। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। चुनाव में वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए नेताओं की बदजुबानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है आखिर ऐसे नफरती बोल से नेता कब परहेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और डिबेट पर हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। दानिश कुरैशी साहब, कहीं जा रहे हैं क्या आप? लौट आए, हैदराबाद थे। अच्छा, हैदराबाद से लौट आए हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। दानिश साहब को अपनी कार में बैठे हुए थे, उससे लगे आज सवाल भी पूछ लूं। दानिश साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सैयद जवाद से मैं जानना चाहता हूं।
सैयद जवाद, बगैर हिंदू मुस्लिम के नेताओं की दाल गलती नहीं है क्या? नहीं, लगता तो मालूम तो यही होता है। अब इधर से नवनीत राणा बोल रही हैं, उधर से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि रिश्ता क्या कहलाता है। वो भी महाराष्ट्र से आती हैं, अमरावती से, और उनका चुनाव सुनने में आया है, निकल नहीं रहा है, सुनने में आया है। और उधर से MIM के महाराष्ट्र से ही जो है इनके सांसद लड़ रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब। अब पता नहीं कौन सा रिश्ता है, क्या उनके भी चुनाव नहीं निकल रहे क्या? अब सुनने में तो यही आया है क्या कि इंडिया गठबंधन आ गया है। ओवैसी साहब को सुनने क्या में ही आया है दरकार कि है इस तरह के बयान देने की? अरे भाई, जो कैंडिडेट जीत रहा है, जो कैंडिडेट निकल रहा है, जो कैंडिडेट अपने इलेक्शन में विनिंग को लेकर आश्वस्त है, उसको भी इस तरह के बयान की आवश्यकता पड़ी? आपने नवनीत राणा के लिए कह दिया, मैंने एक शब्द नहीं बोला कि उनको उनकी सीट फंस रही है, वो विवादित बयान दे रही है। आप कह रहे हो वैसी मजबूत है, इंडिया गठबंधन आ गए, तो फिर उनको इस तरह के बयान की क्या आवश्यकता है? मैंने ये कब कहा कि ओवैसी साहब भी बहुत मजबूत है? देखिए, चुनाव के अंदर मुझे तो हैरत हो रही है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। इस पूरे चुनाव के अंदर मैंने सिर्फ चुनाव आयोग को सोते हुए देखा। कोई कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कहता है कि मंगलसूत्र लिए जाएंगे, दो भैंसे में से एक आप चुनाव आयोग पर बाद में जाइएगा, पहले बोलिए ना ओवैसी साहब का बयान गलत है, आप बोलिए नवनीत राणा का बयान गलत है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को अगर लगता है तो संज्ञान लेना तो चाहिए। हो गया ना, नवनीत राणा पर FIR हो गई है। अगर ओवैसी साहब ने गलत बोला होगा तो उसको भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, चाहे कोई भी बोले, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, माननीय गृह मंत्री जी बोले, चाहे कोई भी बोले, चाहे झूठ बोले, चाहे अफवाह फैलाए, उनके ऊपर चुनाव आयोग ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? खुलेआम माननीय प्रधानमंत्री जी जब झूठ बोल रहे हैं तो आम नेता क्या नजीर पेश करेंगे? जब इस देश का मुखिया ही, इस देश का प्रधान सेवक ही लगातार कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, तो आम नेता क्या बोलेंगे? मुझे तो हैरत की बात सवाल पूछता हूं, वैसी पे आप चले जाते हैं प्रधानमंत्री पे, मैं प्रधानमंत्री झूठ ना बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, अरे देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं इससे? मैं तो यही तो कह रहा हूं, जो सबसे बड़ा शीर्ष नेतृत्व है वही झूठ बोल रहा है, तो मैं दूसरों से तवक्को थोड़ी ना करूंगा। आप अपने वालिद से तवक्को रखेंगे, अपने घर के बड़ों से तवक्को रखेंगे। आपके घर के बड़े ही जब हिंदू मुसलमान करेंगे, जब सरेआम झूठ बोलेंगे लेकर के, तो दूसरे आम नेताओं की क्या नजीर पेश करेंगे? हमारा देश का प्रधानमंत्री उस लेवल पे आकर के लोगों के लिए सम्मानजनक नहीं बात करते, तो क्या करें? विपक्ष को नजीर पेश करना चाहिए। क्यों राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कौन से शब्द कह रहे हैं? राहुल गांधी जी के पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? सलमान खुर्शीद के पोती ने क्या कहा? कांग्रेस की नेता है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है, किसकी नेता है वो? नहीं, मुझे बताइए उन्होंने क्या बयान कांग्रेस दिया? की है? मुझे बताइए क्या बयान दिया? आप मुझे बताइए क्या बयान दिया? सैम पेत्रोदा, सुनिए नैतिकता की बात। क्या बयान दिया? मणिशंकर अय्यर ने क्या बयान दिया? हिंदुस्तान पाकिस्तान इस्तीफा मणिशंकर अय्यर इस्तीफा लिया नहीं गया। इस तरह की बातें मत किया कीजिए संजय राणा जी। मैं इस तरह की बात करेंगे। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया। कोई इत्तेफाक नहीं रखता सैम पित्रोदा के, और कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट भाई इतनी दिक्कत थी तो एक्शन ले लेते। इतनी दिक्कत थी तो एक्शन ले लेते। आप बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया? मुझे आप दोनों तरफ बराबर पढ़ना रखिए। आप एक तरफ मैं बिल्कुल कह रहा हूं, सुनिए ओवैसी साहब देश के मुसलमानों के एक लौते लीडर नहीं है। पहली क्या प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? संजय राणा जी क्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो आरोप सैयद जवाद लगा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि राणा ने छोटे को ललकारा, बड़ा हो गया, बड़े में आ गई घबराहट। तो समस्या ही क्या हो, राणा जहां भी खड़े हुए आते हैं वहां पर रण क्षेत्र चालू हो जाता है। जहां तक आ रही थी बात, हो रही थी प्रधानमंत्री साहब की। देखिए प्रधानमंत्री ने कोई भी किसी पे बंटवारे की बात नहीं कही। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है उसको उजागर किया है। ये बताइए जो मैनिफेस्टो में लिखा प्रधानमंत्री ने बता दिया। ये बताइए मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं है कर्नाटका में 4% आरक्षण ओबीसी का छीन करके आपने मुसलमानों को दे दिया। मुसलमानों में भी गरीबों को नहीं, वंचितों को नहीं, पिछड़ों को नहीं, सारे मुसलमानों को। तेलंगाना में नहीं दिया आपने, संयुक्त आंध्र प्रदेश में तो 2004 से आपका षड्यंत्र चल रहा था। तो अगर सत्ता को दिखाया जाएगा, आईना दिखाया जाता है, तो राहुल गांधी के अंदर मुसलमान छटपटाहट क्यों हो जाती है? जवाब बताइए कौन कर रहा है? संजय भाई को 10 सेकंड। टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है, तेलुगु देशम पार्टी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ। वो तो खुलेआम कह रहे हैं, और वो संयोजक आपका जो है मैनिफेस्टो है उसमें भारतीय जनता पार्टी चुप है कि नहीं दिया 4%। बताइए टीडीपी के साथ गठबंधन में क्या है? चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या है? वहां कह रहे हैं आरक्षण देंगे।
ना, सैयद जवाद में कमेटी सैयद जवाद बनाई, संजय राणा 2012 में टीडीपी एक्ट के ला साथ इनका करके गठबंधन है उसको पास कर दिया। और टीडीपी के और साथ सुन जो लीजिए, है लगातार TDP, वहां मुसलमानों को TDP, लॉलीपॉप दे रहे हैं। राहुल गांधी पे आते हैं, राहुल गांधी राहुल चर्चा गांधी करते पे क्यों? हैं। टीडीपी में अरे ये रुकिए, बताइए आप राहुल कर्नाटक गांधी को पहुंच इतना गए। प्रेम क्यों है? गजब। सबका सर्वे करेंगे, सबकी बिल्कुल विरासत होगा। मुसलमानों में बांट देंगे, भैया, इस देश अलगाववादियों के में अंदर- बांट देंगे, इस देश के उग्रवादियों अंदर में बांट चंद देंगे। उद्योगपति, आइए बताइए, चंद घुसपैठियों में बांट जो देंगे। कांग्रेस पार्टी ये को बताओ, पैसा अगर दे वो रहे हैं, उद्योगपति चले ऑटो जाएंगे वाला, तो आपके टेम्पो पति वाला। खिलाएंगे क्या? अरे माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्योगपति पूछे देश के कोई, उद्योगपति वो है, टेम्पो वाला जिस कहाँ पार्टी गया? का नेता अरे राहुल टेम्पो गांधी वाला कभी कोई कहाँ काम नहीं गया? किए, जो सोनिया अडानी गांधी और कभी कोई अंबानी काम नहीं पैसा किए, भर-भर के इंदिरा दे रहे गांधी के हैं। अलावा। माननीय लेकिन करोड़ों की प्रधानमंत्री जायदाद जी कहाँ से आ बोल रहे गई? हैं। मान्यवर, बताइए। चोरी आप करो, मैं चमारी दानिश आप कुरैशी करो, से पूछ लेता दंगे आप हूं। करो। मैं भड़काऊ बयान पर आइए, होगा। भड़काऊ बयान पर आइए। भड़काऊ बयान की बात होती है, आप लोग अलग अलग मुद्दों की बात करने लग जाते हैं। मैं दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आकाश यादव जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी जी, बड़े ओवैसी साहब तो मंझे हुए नेता हैं, बैरिस्टर हैं, उनको इस तरह के बयानों की, चलिए किसी नेता ने भड़काऊ बयान दिया तो क्या आवश्यकता है कि इस तरह के बयानों को ऐसे ही काउंटर किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि छोटे वाले जो नेता हैं वो भी कहीं कम मंझे हुए नहीं है। 6-7 बार के एमएलए हैं वो, समझिए आप, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे, मतलब पूरे तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीतते हैं वो। तो आप उन्हें कम मंझे हुए आके या समझे या बोले, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरे नंबर की बात कि जवाद भाई जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो राहुल गांधी प्रेम में जो देश के सबसे बड़े नेता हैं बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके लिए जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, मुझे अफसोस है उन पर इस बात को लेकर के। रह गई बात तीसरे नंबर की, आप आइए बात कर रहे हैं भड़काऊ की। मुझे ये बताइए कि तेलंगाना की और हैदराबाद की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए प्रचार और प्रसार बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे। बताइए क्या परेशानी आई नवनीत राणा को कि उनको याद आया कि 10 साल पहले क्या हुआ था? बताइए, इसका जवाब है। दानिश भाई, आपने जो कहा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, मैं आपको 10 सेकंड काउंटर करना चाह रहा हूं। इस देश के मुसलमान का लीडर अगर कोई होगा तो इस देश के उन लोगों में से होगा जो सच्चे सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, जो इस अरे आयन को लेकर के राहुल गांधी का फॉलो करते हैं। सेक्युलरिज्म अपने पास रखिए। सुनिए राहुल गांधी का सेक्युलरिज्म अपने पास दानिश भाई रखिए। सुनिए, अब इस देश के एक अकेले लौटे मुसलमानों के लीडर एमआईएम के नेता नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान पैदा हुए हैं और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के और आज तक देश को मुल्क बनाने के लिए तमाम तरीके की कुर्बानियां दी। एक अकेले लौटे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं। आने की कॉन्स्पिरेसी करने वाली का नाम कांग्रेस है। इस देश में ईद के दिन गोलियां चलाने वाले पुलिस के बैंक पे के लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के लीडरान के अंदर मौलाना आजाद वो भी जो है कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं। इस देश के अंदर बड़े बड़े नेता जो मुस्लिम लीडरान है वो भी कांग्रेस पार्टी से निकले हुए हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ये देश को कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। सही जवाब एक दानिश कुरैशी को सुनते हैं। दानिश कुरैशी को फुल स्क्रीन लेकर आइए। सही जवाब ठीक है, सही जवाब ठीक है, सुन लीजिए। लोकतंत्र बनाने सही जवाब वाली ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही जवाब, सही जवाब। एक सेकंड, उनका पक्ष सुनते हैं। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी को लेकर आइए। जी देखिए सांडिलिया, मैं आपको बताऊं कि ये जो कांग्रेस की महिमा गान जो कर रहे हैं जवाद भाई, उनसे ये पूछ लीजिए कि 15,000 से भी ज्यादा दंगों में मुसलमान मारे गए हैं। ये किनके शासनकाल में हुआ बताइए तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए कि इस देश में लड़ाइयां हुई होंगी, हिंदू मुसलमानों में दंगे हुए होंगे, लेकिन आपने कभी सुना है कि ईद के दिन ईदगाह में गोलियां चलाई हो और पुलिस ने गोलियां चलाई हो और सरकार कांग्रेस की रही हो और फिर उसके बाद वो सेक्युलरिज्म का ठेका लेके घूमते हैं और बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को कोसने की बात करते हैं? ये कौन से सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? ये सेक्युलरिज्म अपने पास रखिए। वो कांग्रेस जिसने इस देश में बाबरी मस्जिद ढहाने में कॉन्स्पिरेसी में साजिश में शामिल थी, उस कांग्रेस से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। ठीक है दानिश जी, बात तो इसी बात की हो रही है ना कि भाई कांग्रेस, भाई मुसलमानों का हितैषी कौन है, कौन सी पार्टी मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा खड़ी है, और इसी को लेकर बयानों का वो सिलसिला भी देखने को मिलता है।
आप दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आकाश यादव जी के पास आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी, जिन जगहों पर बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं, जिन जगहों पर बदरुद्दीन अजमल साहब लड़ रहे हैं, और भी दूसरी पार्टियां लड़ रही है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई ये ठेका लेके घूम रहा है कि सेक्युलरिज्म का ठेका हमारे पास है, तो सुनिए, देश के तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आकाश यादव जी ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। आकाश यादव जी, सीधा एलिगेशन आप पर है। पहला सवाल तो ये कि विवादित बयानों की आवश्यकता क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवश्यकता क्या, और दूसरा, क्या मुसलमानों का ठेकेदार बनने के लिए इस तरह के बयान तुष्टीकरण के लिए दिए जा रहे हैं? आकाश यादव जी, आपका जवाब, फिर मैं अनुज जी आपके पास आ रहा हूं। आकाश यादव जी। विवेक जी, हास्यास्पद है आपका प्रश्न। देखिए, देश का अभी तीसरा चरण खत्म हुआ है, अभी शायद चौथा चरण अभी चुनाव होने वाला है, और करीब करीब 283 सीटों पे चुनाव हो चुका है। इससे लगभग पता चल चुका है कि मोदी जी पूरी तरीके से हार रहे हैं। तो अपनी बी टीम को सामने लाकर, अपनी सी टीम मीडिया को सामने कर इस देश में एक फेल्यूर सा कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चुनाव को कैसे ये कर सके। लेकिन ये देश का जो रुख है ना सर, आप समझ नहीं रहे, ये तुष्टीकरण पे, धर्म पे नहीं है, ये बुनियादी सवालों पे गया है। जो मोदी जी के जुमले थे, झूठे वादे थे, उससे तंग आकर लोग यहाँ की महंगाई, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य, इस पर इस देश की जनता चुनाव चाहती है, ना कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव चाहती है। आप जिस तरीके से दानिश अली साहब बात कर रहे हैं, ये खुद ही बता रहे हैं कि वो बी टीम है। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर इस देश का पंतप्रधान खुलेआम बांसवाड़ा में कहता है कि मुसलमानों को यहाँ के कांग्रेस अगर आती है तो सोना मंगलसूत्र छीन कर दानिश कुरैशी, आकाश यादव मुसलमानों को दे देंगे। तो दानिश कुरैशी जी, आप सही मायने में किसके तरफ है? इस देश का पंतप्रधान पूरे होशो आवाज में पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा है कि इस देश के मुसलमानों को वो यहाँ रखना नहीं चाहते। तो आप कांग्रेस के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, या आप मतलब कांग्रेस के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ होना है क्या? भाजपा की बी टीम है, कांग्रेस के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ है क्या? दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, कांग्रेस के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ होना है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बताइए कि रायबरेली में, सुनिए, अमेठी में कांग्रेस के सामने AIMIM लड़ने गई थी, ये बताइए, दो जगहों से एक साथ चुनाव लड़ने की जरूरत राहुल गांधी को पड़ी है, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं पड़ी। आज तक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईमानदारी से लड़ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात, और पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें करीब 200 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें जीती? क्या वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई थी? गुजरात में 0, महाराष्ट्र में 0, राजस्थान में 0, इतने बड़े बड़े राज्यों में 0 मिला आपको 2019 में। क्या AIMIM लड़ रही थी? क्या दानिश कुरैशी लड़ रहे थे? क्या बैरिस्टर सदुद्दीन साहब लड़ रहे थे? ये भारतीय जनता पार्टी को आप पाल पोस के बड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। जो और वो कांग्रेस जिसकी बदौलत आप मुझे ये बताइए कि 30 साल के अंदर में गुजरात के अंदर में आपके पास एक MP अभी तक नहीं मिला। पिछले 1984 से लेके आज तक एक MP नहीं है। छह राज्यों में आपके पास एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं है पूरे अलायंस का, और उसके बाद आप मुसलमानों के हितैषी बनने की बात करते हैं। अरे शर्म करे कांग्रेस। आकाश जी, मेरा भी एक सवाल है, अब दानिश कुरैशी जी के सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। आप लोग 2014 का इलेक्शन हार गए, 10 साल शासन चलाने के बाद। आपने थोड़ी देर पहले कहा, देखिए मैं सुनता हर एक बात हूं लेकिन रिएक्ट तुरंत नहीं करता हूं, मैं सोच समझ के उस पर फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। आप लोगों का जवाब पूरा हो गया, उसके बाद अब मैं अपना सवाल रख रहा हूं। आप लोग 2004 में जीते, फिर 2009 में जीते, फिर 2014 में हार गए। 10 साल आप लोगों ने शासन किया। तो 2014 में जब हारे तो बी टीम AIMIM और सी टीम मीडिया कहां थी? क्या आपको हराने के लिए बात कर रही थी? क्या आपके खिलाफ बात कर रही थी? विवेक भाई, उस वक्त 2014 में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। क्या हुआ था? अन्ना मूवमेंट चलाई गई, कैग का झूठा रिपोर्ट अन्ना मूवमेंट 2014 का तो नहीं था। इस देश के अंदर परसेप्शन की, नैरेटिव की राजनीति की गई। आप फिर मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। आप फिर मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास 10 साल का शासन था और आप आज की तारीख में 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे, और आप मीडिया को दोषी देते हैं। आप कहते हैं मीडिया सी टीम है और AIMIM बी टीम है।
आप लोग मीडिया को इतने हल्के में लेते हैं कि उस पर सवाल उठाने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। कोई असर नहीं होने वाला। मुझे अफसोस है इस बात का आकाश यादव जी, आने वाले समय में आकाश यादव को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। विवेक जी बनाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार बनाते भी, आपने तेलंगाना में सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई, कर्नाटक में सरकार बनाई, आप सरकार बनाइए, लेकिन आप अपनी हार का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ सकते हैं। इस बात को भी आपको सोचना होगा। आप अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ सकते, अपनी हार का ठीकरा मीडिया पर नहीं फोड़ सकते, अपनी हार का ठीकरा दूसरी पार्टियों पर नहीं फोड़ सकते। आप अपने काम, अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आकाश यादव जी, जनता ने तय कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं आकाश यादव जी। हिंदुस्तान मैं अनिरुद्ध सिंह के पास जा रहा हूं। सातवीं फेल इंसान इस देश को नहीं चला सकता। इस दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से, जो मास्टर इन इकोनॉमिक्स है, जो मास्टर इन सोशल साइंस है, वो नेता जी अनिरुद्ध सिंह इस पर जवाब देंगे। आप पांचवी फेल किसको कह रहे हैं आकाश यादव जी? मोदी जी को कह रहे हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला इस देश को 10 साल से ठग रहा है। ये देश की जनता समझ चुकी है। ठीक है, अनिरुद्ध जी इसका जवाब देंगे। अनिरुद्ध जी इसका जवाब दीजिए। अनिरुद्ध जी, विवेक जी इसका जवाब। विवेक जी, मैं बहुत धैर्य से इन सब लोगों को सुन रहा था। ये सारे लोग, इनके नेता भी बोलते और टीवी डिबेट में ये भी लोग गला फाड़ फाड़ के यही बोलते हैं। आप चाहे कांग्रेस के सारे लीडर को लीजिए, गुजरात के चुनाव को देखिए, मोदी जी के बारे में क्या क्या गालियां इन्होंने दी, और जितनी गाली इन्होंने मोदी जी को दिया उतना ही कमल खिलता गया। वही सिलसिला इन्होंने इसमें शुरू कर दिया। हाँ, वही कह रहे हैं, गालियां देने किनका काम, कोई नीची जाति का बोलता है, उनको मणिशंकर अय्यर नीची जाति का बोलते हैं, उनको गाली देते हैं, कोई मौत का सौदागर बोलता है, कोई क्या क्या नहीं बोलता, कोई उनके माँ तक को नहीं छोड़ता है। आप 2 बार अरे सुन लीजिए, अरे सुनो, चुप रहो, अरे इतना मत बोलो, पक 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 आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। अरे मान्यवर, मैं बहुत सुन रहा हूँ, इतनी देर से धैर्यता के साथ सुन रहा हूँ, सुन लीजिए। जितना गाली आप लोग बोलेंगे उतना डिबेट कैसे हो सकती है? होने वाला है। आकाश यादव जी, थोड़ा सा रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। आपका सवाल है, आपका एलिगेशन है, जवाब ले लीजिए। ठीक, बोलिए अनिरुद्ध जी। ये लोग इतनी गालियां देते हैं और गालियों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने रिकॉर्ड है। मोदी जी ने एक बार एक रैली में कहा कि 100 से ज्यादा एक वर्ड पे उन्होंने गाली बताई, कितनी गाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने दिया। इनका काम ही है बदजुबानी, कभी तू तड़ाक से बात करना राहुल गांधी को। ये किस पढ़ाई की बात करते? सोनिया गांधी जी जो हैं, इन्होंने फर्जी हलफनामा दिया था अपने एजुकेशन को लेकर लोकसभा में, चुनाव में। बाद में कहा ये क्या कहते हैं, एरर हो गया था, एक टेक्निकल एरर था। ऐसा कुछ नहीं था, टाइपो एरर था। रीजन क्या है? इन लोगों के पास ना नियत है ना नीति। अरे सुनो यार, सुनो भाई, अपने टर्म में बोल लीजिएगा। अरे आकाश जी सुन लेते हैं, आकाश जी सुन लेते हैं, अनिरुद्ध जी और जवाब कुछ पर लेकर आइए। आकाश जी सुन लेते हैं, एक सेकंड सुन लेते हैं, उनको पूरा कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अपने टर्म में बोलिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक आदमी बोलेगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। अनिरुद्ध जी तो ये लोग क्या है, इनके पास में ना नीति है, कोई पॉलिसी नहीं कि कोई विजन है इनके पास में कंट्री को, नेशन को लेके जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ना इनके पास में कोई नेतृत्व क्षमता है, केवल अली बाबा 40 चोर जैसे इनके पास व्यवस्था है। इनके पास लोगों के पास में केवल गाली देने का काम है कि यार कभी प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को इनके नेता राहुल गांधी तू तड़ाक से बात करते हैं, तू ऐसा ऐसे करके बात करते हैं। इनके नेता सैम पिट्रोडा क्या बोलते हैं कि जो काला है यहाँ पे वो साउथ अफ्रीका का है, बाहर का है। इनके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी सबसे इतनी नफरत करते हैं भैया कि उसका रिजर्वेशन ले जाके मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ कोई नहीं। आप उन लोगों को मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए जो योग्य हो। ऊपर से लेकर के पूरी नीचे तक लॉबी झूठा। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस और झूठा पार्टी भैया आप हैं, आप फालतू बकवास करते हैं। किसको बोला गया था? अरे साहब, आप लोग गाली गलौज, आपके पास ना कंटेंट होता है, आपके नेताओं के पास कोई कंटेंट नहीं होता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। केवल उनके पास में गाली गलौज, गला फाड़ना, चिल्लाना, और ना उनके पास नीति है, ना उनके पास नेतृत्व है।
एक लोकसभा सीट नहीं जीत पा रहे हैं ये लोग, एक लोकसभा सीट नहीं जीत पा रहे हैं और ये चिल्ला रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, केवल गाली देते हैं। इनका कांग्रेस का एक नेता, इनका अरे 54 साल का युवा क्या करेगा राहुल गांधी, 54 साल का युवा राहुल गांधी क्या करेगा? हिसाब दीजिए। हमें लगता है कि हम लोग 10 सालों ऐसे डिबेट नहीं हो पा रही क्योंकि साउटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। ये साउटिंग मैच कर रहे हैं, जवाब देखिए करके आप बोलिए, सही जवाब देखिए, आप बोलिए, जवाब देखिए करके, सही जवाब देखिए, एक एक करके। अब मुझे एक बात बताइए, 10 सेकंड दीजिएगा। अब मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मणिशंकर अय्यर का बयान सुन लीजिए आप। 10 सेकंड आपने, मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं ना, इस चुनाव पर आइए, इस चुनाव पर आइए, बात कीजिए इस चुनाव पर। मणिशंकर अय्यर का बयान सुनवाइए जरा, सही जवाब को दर्शकों को सुनवाइए। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, बोलिए। कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो। इस तरह के मुद्दों की क्या आवश्यकता है? देखिए, मणिशंकर अय्यर कोई अपनी एक बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अफगानिस्तान से प्लेन गुजर रहा था, उन्होंने देखा अरे नवाज शरीफ की यहाँ शादी हो रही है, ए प्लेन वाले रोको 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 रोको, जैसे बस को रोकते और नीचे चले जाए। नवाज शरीफ के यहाँ गए, लबड़ लबड़ बिरयानी खाने गए थे, कोरमा खाने गए थे, शॉल लेकर के गए थे, मलियाबादी आम लेकर के गए थे, बिरयानी और कोरमा मोदी जी खाते हैं, आपको पता है? झप्पी लेकर के आए, गले मिलने लेके आए मेरा भाई नवाज शरीफ। अच्छा, कांग्रेस चाइना के साथ क्या डील बढ़ आई बताइएगा? मणिशंकर अय्यर पर संजय राणा जी, कुछ नहीं, राजीव जी मैं आ रहा हूँ। मणिशंकर अय्यर पर संजय राणा जी, 10 सेकंड 2019 में इमरान खान क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? 70 साल लेके चले गए, देश को डुबो दिया आपने। यही 10 सेकंड करते करते आपने 70 साल लिया और देश को डुबो दिया आपने। अरे आप कुछ नहीं है जो जेल में भैया, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, ये आप जान लीजिए। राहुल गांधी को रोजगार मिलने वाला है। सुनिए मेरी बात, संजय राणा जी को लेकर आई स्क्रीन पर। संजय राणा जी, मैं दानिश कुरैशी जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। संजय राणा जी को लेकर आई, सही जवाब सही जवाब सुन लीजिए, सही जवाब सुन लीजिए, ये पाकिस्तानी वाला प्रेम है इनका। सही जवाब सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है बिरयानी और कोरमा खा के आप ही आए आज, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, हम तो माशाल्लाह कबाबों के भी बहुत शौकीन हैं। नहीं, खाइए कबाब, खिलाया होगा कि बम्बई में पुलिस हटा देने वाली बिरयानी। नहीं, आप दूसरों को तो दीजिए, कबाब बहुत पसंद है। उन्होंने ओवैसी ने खिलाया होगा 15 मिनट पुलिस हटा देने वाली बिरयानी। खाइए बिरयानी, खाइए कोरमा, खाइए कबाब, खाइए, खाते, लेकिन दूसरों को बोलने का मौका खिलाया 15 मिनट पुलिस हटा देने वाली बिरयानी। आप मैं आ रहा हूँ, अनिल जी मैं आ रहा हूँ। संजय राणा जी मुझे एक बात बताइए, चलने वाली आप संजय राणा जी एक सेकंड, उधर से वो बयान देंगे, संजय राणा जी एक सेकंड में संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। सही जवाब, अरे देश को मोहब्बत की जरूरत है, देश को प्यार की जरूरत है, देश को अमन अमान की जरूरत है। ये नफरत की जरूरत नहीं है देश के अंदर, ये देश मोहब्बत से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान और आयन पे चलेगा। जो इस देश में नफरत फैलाना चाहेगा, इस देश के अंदर नफरत की कोई जगह नहीं सिवाय मोहब्बत के। मोहब्बत ही चलेगी और मोहब्बत ही जीतेगी। अतीक अहमद के नाम पर वोट डलेगा तो मोहब्बत से डलेगा, वोट जिहाद पर वोट डलेगा मोहब्बत से डलेगा। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान के चुनाव की बात होगी, मोहब्बत से होगी। संजय राणा जी कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान बहुत अच्छी चले भैया। देखिए आप बम्पर चल रही है, बम्पर मोहब्बत की दुकान। सुन तो लो मानवर, दनादन चल रही है। मोहब्बत की दुकान ही चल रही है। जहां से राहुल गांधी जाते हैं वो लोग कहते हैं देखो मोहब्बत वाला आ गया, देखो मोहब्बत वाला। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लोग कहते हैं बताओ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ ये हो रहा है देश के अंदर। बताइए, आगे कोरमा भी खाएं, कोरमा भी खाएं, बिरयानी भी खाएं, कबाब भी खाएं और ऊंट का गोश्त भी खाएं, और ऊंट का गोश्त भी खाएं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी तो आदत है। अब आते हैं मोहब्बत की दुकान पे। 1947 में जब जो आज का बंगाल है वहां पे 5 लाख हिंदुओं को मारा जा रहा था, 50 में स्थापित हो रहे थे। उस समय इनका नेहरू लियाकत एग्रीमेंट में बताया क्या बोलता है कि मुझे आरक्षण चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग सीट चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग कंस्टिट्यूशन चाहिए। ये आलम हो गया। अब ये
मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान बताता हूं, वो बोर्ड किसने बनाया? मुसलमानों के मोहब्बत ने 1972 में एक किसने बनाया? पर्सनल मोहब्बत की दुकान में, वर्शिप एक्ट किसने बताया? मोहब्बत की दुकान में। इनकी मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों से और किसी से भी नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अरे सुन लो, जाधव साहब क्या बोल रहे थे कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक सीट है साउथ मुंबई की, जवाब एक एक करके जवाब एक एक करके डिबेट ही हाईजैक करके ले जाएंगे आप लोग, किसी को बोलने नहीं दे रहे। की एक सीट है जहां से यामिनी जाधव लड़ रही है और अरविंद सावंत जो पिछले 10 साल से वहां सांसद है, उनके जीतने के लाले पड़ चुके हैं। मोहब्बत की दुकान है। एक महिला ने एक पुरुष की हालत बैंड करके रख दी है अपने कार्य से, अपने प्रणाली से, अपनी सोच से, अपनी सेवा से। यह तरीका होता है लड़ने का तरीका और चुनाव जीतने का तरीका। आपकी मोहब्बत की दुकान नहीं कि किसी एक 20% वर्ग के लिए 80% आप कर रहे हो। और ये जाधव जी डिग्री की बात कर रहे थे। अरे डिग्री की बात करेंगे आप डिग्री की बात करेंगे। याद है सोनिया गांधी का 10 पास नहीं, आपको पता है? आपको पता है स्वामी ने किसने बोला था? सुब्रमण्यम स्वामी ने कि क्या करती थी? जाओ इतिहास, सुब्रमण्यम स्वामी आज भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। इतिहास सुब्रमण्यम स्वामी तो आज भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज सुब्रमण्यम का क्या स्टैंड है? और लंदन में क्या करती थी सबको नहीं बनाने दूंगा मैं, सबका नहीं बताऊंगा लंदन में क्या क्या करती थी। राजमाता लंदन में क्या करती थी इस डिबेट शो को पता चलेगा। ठीक है संजय राणा जी, सहजवाद जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब आप लोग मेरे शो को बख्श दीजिए। मेरा शो कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। संजय राणा जी प्लीज, अब देखिए मेरे शो में इस तरह की विवादित बयान मत दीजिए प्लीज। मैं बयान नहीं है। अरे भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला लंदन में क्या क्या करती थी नहीं पता? नहीं वो आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रही है? सोनिया जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? एक एक करके बिल्कुल आपको नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ मेरे शो में इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान नहीं चलेंगे प्लीज। मैं एक सेकंड नहीं प्लीज, अरे बैठिए आप प्लीज, बैठिए भाई साहब, जवाब संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी सोनिया जी के लिए अल्फाज, अरे भाई साहब बैठ जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, बैठिए आप बैठिए प्लीज, अभी बैठिए प्लीज। संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी प्लीज, मैं दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैं संजय राणा जी के पास एक सेकंड सुन लीजिए आप दोनों प्लीज, आप दोनों मेरी बात सुनिए। आप लोग एक सेकंड, सहजवाद जी और संजय राणा जी, सहजवाद जी, आप दोनों प्लीज सुनिए मेरी बात, आप दोनों मेरी बात सुनिए। आप इन दोनों को हटाइए, अभी दानिश कुरैशी को लेकर आइए, आप दोनों ऑन एयर नहीं है, रुक जाइए थोड़ी, आप दोनों ऑन एयर नहीं है। दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई मेरे शो को तो छोड़ दीजिए, यहां पर इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान की क्या अभी आप बोलिए, अभी मौजूदा फैक्ट पर बात कीजिए। आप ऑन एयर नहीं है संजय राणा जी, रुकिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए ना। मैं भी तो इस शो का एंकर हूं, मुझे भी तो 2 मिनट बोलने का टाइम दीजिएगा। आप लोगों के अपने राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आप लोगों के राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर सही भी हो सकते हैं, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा शो चलने दीजिए। पूछ देता है तो आपकी भी राजमाता लगती है सोनिया गांधी जी, आपने जवाब दिया ना उस पर। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, आप ऑन एयर बिल्कुल, कोई किसी के लिए नहीं सुन रहा है, मैंने सबके लिए कहा कि कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देंगे। दानिश कुरैशी, आप दोनों ऑन एयर नहीं है, आप दोनों ऑन एयर नहीं है, आप दोनों ऑन एयर नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, क्या करते थे ठीक है? आप दोनों ऑन एयर नहीं है, आप दोनों ऑन एयर नहीं, रुक जाए, दानिश कुरैशी को बोलने दे। दानिश कुरैशी बोल रहे हैं, दानिश कुरैशी आप भी टीम में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनको जो कहना हो वो कहें, हमें इससे रत्ती भर भी फर्क पड़ता नहीं है। देश के मुसलमान, दलित, आदिवासियों के लिए जितने शिद्दत से, जितनी हिम्मत से, जितनी ताकत से बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में सदा बुलंद करते हैं, एक भी नेता उनके मुकाबिल नहीं है। ये तो बिल्कुल हो गई साफ बात। दूसरे नंबर की बात कि देश में किस प्रकार की राजनीति हो गई है, 2 चीजें आपको समझ में आई। 2 राजनीतिक विश्लेषक, एक हैं सैयद जवाद और दूसरे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, हमारे मित्र, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के पास एक ताला है जिसमें मुसलमान बंद है, वो अपनी चाबी से खोल के काम करके चले जाते हैं, फिर कांग्रेस आती है, वो अपनी चाबी से ताला खोल के काम करके निकल जाते हैं और बेवकूफ बनता है मुसलमान। ये बहुत हो गया, 2024 के बाद ऐसा नहीं बनेगा।
ये साफ बात है। आपके पास कौन सी चाबी है दानिश नहीं भाई, तो बता दो। बैरिस्टर साहब को इस तरह के बयान देने की क्या आवश्यकता है कि मैंने अपने छोटे को संभाल रखा है, रोक रखा है, उनको छोड़ दूंगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के बयान की क्या आवश्यकता होगी बताइए। नहीं एक छोटे भाई की बात कर रहे हैं, वो एक से दानिश जी से। अरे भाई साहब एआईएमएम के प्रवक्ता है, मुझसे जवाब तो ले लूं, उनके बयान का संदर्भ बता देंगे ना वो। मुझसे मत उलझिए, आप मुझसे मत उलझिए जनाब। अगर आप तो लंदन और चीन जापान की बात करेंगे, मैं तो गुजरात का खवाला खोल दूंगा कि किसके पीछे लगाया था पूरे एक आईपीएस अधिकारी को गुजरात में। तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं है असद जी आपको अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान चाहते थे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। भूल गए, और आपकी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है। मैं आकाश यादव जी के पास पहले जा रहा हूँ। संजय राणा जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। संजय राणा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। दानिश कुरैशी अपना जवाब पूरा कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा संजय जी। अरे क्या अच्छा नहीं लगेगा? अरे असद जी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, बता दीजिए नहीं चाहते थे। अरे दिखाऊं सबूत, दिखाऊं सबूत, बोलो इसी टीवी डिबेट में दिखाऊं। नहीं चाहते थे पाकिस्तान में, नहीं विलय करना चाहते। ठीक है संजय राणा जी, अभी के इस चुनाव के टॉपिक पर आते हैं ना। दानिश कुरैशी को जवाब पूरा करने दीजिए। दानिश कुरैशी जी, मैं उस बयान पर आ रहा था जिसमें उन्होंने इस बार के चुनाव में यह बयान दिया कि भाई मैंने उनको संभाल रखा है। क्या ऐसे बयानों की आवश्यकता है? आकाश यादव जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जी मैंने उसे संभाल रखा है, ये क्या शुरुआत थी? नहीं, ये प्रश्न था, प्रश्न का जवाब था। प्रश्न किसने किया था विवेक? प्रश्न करने वाले जो हैं वो इस देश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं कि ये रजाकार है। मतलब आप देखिए देश के गृह मंत्री जो है वो ये भाषा में बोलते हैं। उसके बाद वो जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये कहती है कि आप इसको वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय? मतलब ये कौन सी भाषा है? और इसका जवाब अगर असद साहब देंगे तो फिर उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो सुन लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए। अनिरुद्ध जी इसका जवाब, क्या नवनीत राणा को इस तरह के बयान की जरूरत है? जब प्रधानमंत्री के गारंटी की बात हो रही है, मोदी जी अपने गारंटी की बात कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्यों है अनिरुद्ध जी? बात यह है जैसे कांग्रेस जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन निकाल के हम मुसलमानों को दे देंगे, और 4% उन्होंने रिजर्वेशन कर्नाटक में किया। अकबरुद्दीन ओवैसी आते हैं तो वो चिल्लाते 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, हम 25 करोड़ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और असदुद्दीन ओवैसी उस पर सपोर्ट करते हैं। समस्याएं ये हैं। मसूद आते हैं सहारनपुर से, वो कहते हैं बोटी बोटी काट देंगे। इन तरीके की बयानबाजी ये लोग करने की इनकी आदत है, ये करते हैं। कोई मौत का सौदागर बोलता है, कोई नीच बोलता है, इन लोगों का हैबिट है। इन लोगों को बिना इनके पेट भरता ही नहीं है। मणिशंकर अय्यर अभी आए पाकिस्तान के गायब हो जाएंगे भाई, इस पर भी तो जवाब देंगे ना अनिरुद्ध जी। देखिए कोई परिस्थिति रही होगी और दोनों भाई क्या करते हैं सबको पता है। दोनों भाई क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लोगों को किस तरीके से परेशान करते हैं। कोई परिस्थितियां रही होगी, उस परिस्थिति में कुछ भी बोला गया होगा। लेकिन ये अगर ओवैसी तो इतने पढ़े लिखे आदमी है, पार्लियामेंट्रियन है, तो उनको भी कम से कम इतना सोचना चाहिए। एक मजेदार चीज है, अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले स्पीच पर ओवैसी हमेशा कहते थे कि हमें नहीं पता, लेकिन आज उन्होंने इंडोर्स किया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अकबर अपने छोटे भाई को कि पहले हमेशा कहते थे मीडिया में कहीं भी हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब इंडोर्स करते हैं। किसी के बयान का मतलब बताइए, आपने पहले वाले बयान का मतलब बता दिया। इंडोर्स कर रहे हैं वो कि 15 मिनट में अगर हटाया जाए तो क्या करना चाहिए। मैं उस पर सवाल ले लूंगा मन में क्या है से, लेकिन मुझे बताइए दूसरा वाला बयान की एआईएमआईएम को वोट देंगे तो वो पाकिस्तान को वोट चला जाएगा। ये क्या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं है भाई? ये लोगों का हैदराबाद के लोगों पर सवाल नहीं है, जो लोग वोट करेंगे उन पर सवाल नहीं है। नहीं हैदराबाद के लोगों पे नहीं, हैदराबाद के लोगों पर सवाल नहीं है। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी का आप देखिए ना, पाकिस्तान प्रेम देखिए कितना जबरदस्त होता है। एकदम मचल उठते हैं ये, एकदम इनको सूझता है जैसे लगता है कि इमरान खान के इनके पीएम इमरान खान नरेंद्र मोदी नहीं है। इस तरीके से मचल उठते हैं। तो लोगों के अंदर ये भावनाएं चुनाव में चलती हैं, क्योंकि जब आप उस तरीके से हरकतें करते हैं, पढ़े लिखे अपने कुछ कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो पुरानी रजाकार वाली परिस्थिति है वो हमेशा नजर आती है। मैं इस पर दानिश कुरैशी जी का जवाब चाहूंगा, उसका सहज जवाब आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, इसके बाद आकाश यादव जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए आज के पहले तो इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि वो ये कह रहे हैं कि आप एंड्रोस करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे बात एंड्रोस की नहीं है, उन्होंने ये नहीं, आप एंडोर्स करते हैं ओवैसी, नहीं बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी को एंडोर्स किया कि नहीं किया? इंटरप्ट मत करिए, दानिश भाई जी
नहीं बस एक चीज बता दानिश भाई, बस एक चीज बता दीजिए, बस एक चीज बता दीजिए। आज उन्होंने बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए क्या कहा कि किसी की बाप की नहीं सुनता, ये सिर्फ मेरी सुनता है। बिल्कुल, इसका मैं मतलब जवाब दूं पुराने इसका। भाषण को इंडोर्स कर रहे हैं वो। हाँ सुनिए, मैं बताऊं आपको क्या। नहीं, पुराने भाषण को नहीं, उन्होंने सुनिए पूरी बात सुनिए। उन्होंने ये कहा कि नवनीत राणा ने कहा कि 15 सेकंड के लिए, अब 15 सेकंड में अपने छोटे भाई को और खुद बैरिस्टर साहब को निशाने पे लाने की बात के सुनिए, पूरी बात सुनिए। जो पुराना मामला है उसका सवाल जवाब नहीं है। उसने ये कहा कि आज की ठीक है, अनिरुद्ध जी का जल्दी जवाब उसका आकाश यादव जी के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी इसका आंसर कीजिएगा प्लीज, मैं एक सेकंड से जवाब आ रहा हूं। 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड। हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। उसके बाद मुझे ये बताइए कि हैदराबाद के जो एमपी जो इलेक्टेड हैं, वहां की आवाम को आप ये कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है और रजाकार के डेफिनेशन में आप उसको सेट करते हैं। गृहमंत्री जी इसमें बोलते हैं, इसका जवाब नहीं है आपके पास। 10 सेकंड दे दिए मुझे। ये किसने कहा कि पाकिस्तान के अवाम है वहां पे? ये तो ओवैसी साहब का प्रेम अरे होता है वो पाकिस्तान बोले के पाकिस्तान को वोट जाएगा, दिखता है। नवनीत राणा का स्टेटमेंट और है। दूसरी बात अरे है, नवनीत राणा अगर का स्टेटमेंट बड़े है। ओवैसी ये कह रहे हैं, अरे दानिश भाई सुन तो पढ़े लिखे लीजिए। व्यक्ति हैं, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, नवनीत आप स्टेटमेंट सुन लीजिए नवनीत राणा का, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए आप, फिर बोलिए। नहीं मैं वही तो कह रहा हूं कि बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी के इंडोर्स करते हैं कि किसी के बाप की नहीं सुनता। इसका मतलब जो आज के 12 साल पहले उन्होंने बोला था, इसका मतलब बड़े ओवैसी इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके कहने बोला गया अच्छा, था। ब्रो, इसका मतलब जब किसी की बाप की नहीं जो है, सुनता और मतलब कहते इस हैं एक कि member मेरी of सुनता parliament है, को ये कह रहे हैं। ये सुन लीजिए। और बार बार वो कहते आए हैं बड़े ओवैसी कि हमेशा वो कहते आए कि इससे मतलब नहीं, इससे मतलब। आज तो उन्होंने इंडोर्स कर दिया उस चीज को। अरे बात ठीक है, देखिए आप किसने इंडोर्स किया किसने नहीं किया, लेकिन विवादित बयानों की बाढ़ जरूर आ गई। आकाश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके सही जवाब मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध थोड़ा वेट कीजिएगा। आकाश यादव जी, आकाश यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अनिरुद्ध भाई और दानिश भाई का भाईचारा देख के मुझे खुशी हुई। मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये संजीव राणा जो राजपूत समाज से आते हैं, भाजपा ने, रूपाला जी ने उस समाज का क्या अपमान किया। वो अपने समाज के नहीं हुए तो एक महिला का क्या आदर समाज करें? नहीं चाहिए, संजीव राणा, मैं तुम्हारे इस देश कंडक्ट चाहिए, पे देश तुम्हें- प्रथम है। तुम्हें मैं आकाश सबसे यादव, ज्यादा ये हमारे लिए कहता हूं। देश सर्वप्रथम होता है। आप जान जैसे दो लोग 5 चैनल सेकंड पे आगे की बात बढ़ है, रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान हमेशा में जात आप एक और नाथ होता है। वायनाड में हमारे लोग जात समाज ना से- जाए मैं मान्यवर राजपूत हूं, यादव मैं जी हिंदुस्तानी हूं। अपनी सीट तुम्हारी संभालिए। जात होती है। अरविंद संजीव राणा ये सावंत केस चला जारी जा नहीं रहा है करता। साउथ आप मुंबई हमारे से। नेता के बारे में यामिनी इतने जाधव गलत जो शब्द आपकी बोलते हैं। जात से आती है, आपका निपटा चरित्र- देंगी उनको। आपका चरित्र आप हमारे जात हिंदुस्तानी पे का न नहीं है। जाए, जात आप पे न राजपूत पात हैं, पे संजीव मोहर राणा। लगेगी, हाथ पे ही आपका नारा हुआ करता था, अब जाति पे आ संजीव गया राणा, महाप्रभु। शर्म आनी चाहिए। अरे महाप्रभु, शर्म- आंखें खुल गई। चश्मा कौन सा शर्म रंग का आनी लगाए चाहिए हो? आपको। सफेद तो दिख आप नहीं रहा, कुछ राजपूत काला हैं, काला दिख रहा इंसान है। हैं। हाँ महाप्रभु, आपके अंदर अरे इंसानियत ज्ञानी, है। अरे पानी पी लोगे हार्ट आप अटैक हो इतने जाएगा, बड़े इतना चिल्लाने से नहीं अंधभक्तों का होता है है। कि महिला का राजपूत समाज की अनादर बात कर रहे करने हैं लगे। बार-बार। अरे जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो, जिसकी पार्टी ही खत्म हो गई हो, जिसका नेता भाग रहे हो, जिसका कुछ बचा ना हो, कपड़े छिन गए हो, वो पार्टी के संजय राणा जी पूरा कर लीजिए। संजय राणा जी प्लीज पूरा कर लीजिए। आकाश यादव जी को। अरे देखिए हमारे जात पे आएंगे तो बोलेंगे विवेक भाई। नहीं बोलिए, आपकी जात पर आएंगे, जात पात पर जो भी बोलेंगे आपको काउंटर करने का अधिकार है, लेकिन हमारी जात पे लेकिन आगे- उनको अरे पूरा तो अपनी उनको पूरा पार्टी तो की कर अरे लीजिए, जात में तो उनको पूरा रूपाला कर जी ने लीजिए। गाली आकाश दी यादव थी। जी आप जात में, आप उस जात के हैं क्या? अरे आप अपने जात के हैं, आपको- आप अपनी आपको जात के हैं, ये बताइए। आप अपने उनके हैं जिनके होने चाहिए आपको, जिनका नाम ये लगा कहेगा- रखा उनके हैं, यानी पिताजी के हैं। पूछूं, प्रश्न पूछूं, नहीं, जाधव किस तरह साहब की के ये हैं। किस तरह की बातें की जा रही संजय राणा जी? अरे उन्होंने बोला कि क्या जात बोला के हैं। उन्होंने? जब उन्होंने इस क्या तरह की- बोला? उन्होंने नहीं बोला ये अपनी जात के हैं। इस तरह की बातचीत के लिए थोड़ी डिबेट कंडक्ट करा था आप लोगों को बुला तो आप अपने जात के हैं, हमने पूछा आप अपने नहीं, अपने के मैं हैं। मुद्दे पर आइए ना, मैं कह रहा हूं मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दा कौन क्या किस बात जात का है, कौन करेंगे? किसके है, कौन मैं किसका बता नहीं रहा है। हूं मुद्दे पे क्या बात करेंगे? ये क्या मतलब है? बेरोजगारी की बात करेंगे। आकाश यादव जी जात पात पर बात मत कीजिए, प्लीज मुद्दे पर आइए। करेंगे। ठीक है, मैं आकाश यादव जी से पूछ लेता हूं, मुद्दे पर आइए आकाश यादव जी। देखिए विवेक जी, आज हिंदुस्तान के अंदर चौथा चरण चलने वाला है, आने वाला है, और 7 चरण में कम से कम 303 के ऊपर इंडिया गठबंधन सीटें जीतने वाला है। ये भाजपा और मोदी जी अच्छी तरह जान चुके हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वो आप आकाश भाई बस एक चीज बता दीजिए। एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग 300 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं। ठीक है आकाश यादव जी, आपके पास वापस आ रहा हूं। 300 प्लस सीटों की बात आप लोग कर रहे हैं।
किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? विवेक भाई- मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कास्ट सेंसस की बात किसने की? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बातचीत की। इसके बाद जात पात की बात कहां से आई? उसी से निकली कि भाई जात पात के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं बात अगर तो इस देश के संविधान ने कहा। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड आकाश यादव जी, मैं सैयद जवाद से सवाल लेता हूं। झूठ का पलिंदा है ये सैयद जवाद और संजय ये राणा जी बताइए, को नेहरू जी ने खुद मना किया था कास्ट सेंसेक्स। कास्ट सेंसेक्स सबसे पहले कब हुआ था? इस व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कब हुआ था। सैयद जवाद से सवाल लेता हूं। आकाश यादव जी प्लीज वेट कीजिएगा। कम से कम आकाश यादव जी प्लीज वेट कीजिएगा। संजय राणा जी पढ़ के आया कि सही जवाब। यही नहीं पता कास्ट सेंसेक्स संविधान में लिखा है। संविधान के किस आर्टिकल में? संविधान आता नहीं, वही है लंदन वाली संजय राणा जी, संजय आप भी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुनिए। लंदन वाली सोच याद आया, लंदन वाली सोच, लंदन वाली सोच 1968 के 66 के पहले। ठीक है, एक सेकंड संजय राणा जी, 30 सेकंड दे दीजिए मुझे अनइंटरप्टेड। देखिए कितनी भी बहस हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आज तक मैंने कभी कोई अपशब्द नहीं करे। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं कहे, लेकिन अभी नेहरू जी के बारे में बिल्कुल उसके बाद क्या बोला नेहरू जी के बारे में और तमाम अगर आप प्रधानमंत्री को गाली दोगे तो मैं आपकी माता जी को पूछूंगा ना, जो आपकी राष्ट्रीय माता है। दूसरी चीज, कास्ट सेंसस की आपने बात करी। इस देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब अपनी जाति बताते हैं, और जाति बता बता के इस देश के अंदर पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। ये किसने? और ये बताओ कोर्ट के ऊपर जनेऊ कौन पहन लेता है? दत्तात्रेय गोत्र कहां से आ गया? दत्तात्रेय गोत्र का पंडित कौन हो गया? जिसके पिता पारसी थे, जिसके पिता पारसी थे, ब्राह्मण हो गया। आप तकलीफ होने लगी है, कैसे हो गया भैया? ये बताइए, टीका लगा लगा घूमते थे, कभी टोपी लगा लेते थे, बेईमानों से होता था। संजय राणा जी सुन लेते हैं ना, सैयद जवाद की बात तो पूरी होनी दीजिए। सैयद जवाद अपनी बात पूरी सुनिए। और जाति इस देश की सच्चाई है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं और आपके शैक्षणिक तौर पे कमजोर हैं, उनका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मेरे पास सवाल है, सुनिए ना पहले, मेरे पास सवाल है। उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, चाहे आपका सामाजिक हो गया, तो कर्नाटक में हो गया, कर्नाटक में कैटेगरी 2B के तहत सारे मुसलमानों कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? 2B में कौन लेकर सरकार ने? अरे कौन लेकर गया? आप मुझे बताइए ना। सुनिए, कैटेगरी 2B में सारे मुसलमानों को आरक्षण कैसे हो गया? पहले मुझे एक बात और बताइए, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा था। आप मुझे 10 सेकंड मुझे और मुसलमानों में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुसलमानों में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? से जवाब का जवाब दीजिए। ठीक, आपको पता 341 की लड़ाई क्या है? 342 की लड़ाई क्या? मेरे सवाल पर आइए। अरे वही आ रहा हूं, आपको 341 की लड़ाई नहीं पता होगी। समाज के अंदर एक लंबे वक्त से 341 की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अभी पसमंदा का जो कार्ड खेला था, वो क्या था? कार्ड मुसलमानों के अंदर कार्ड क्या होता है? कार्ड ये होता है मुसलमानों के अंदर भी पिछड़ी जाति है। हिंदुओं में अगला पिछड़ा करेंगे और मुसलमानों में कास्ट सेंसस की बात होगी, पसमानदा की बात होगी, तो कार्ड हो जाएगा। वाह लगा, वाह लगा, मैं वही कह रहा हूँ, लगा ना, मैं वही कह रहा हूँ, सही जगह लगाना, लगा ना, वही कह रहा हूँ, लगा ना। सही जवाब, ठीक है, सही जवाब, बोलिए। हाँ बोलिए। पसमंदा को लेकर के, हाँ वो कार्ड नहीं है, वो कार्ड नहीं है, पिछड़े मुसलमानों की बात हो रही है, बहुत जिसको आप लोगों ने तरजीह नहीं दी, जिसको आप लोगों ने तरजीह नहीं दी। सही जवाब, सैयदों को क्यों मिलना चाहिए? ठीक है, शांति, सैयदों को क्यों मिलना चाहिए? 10 सेकंड बाद संजय राणा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो हाँ। पसमंदा का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा, कार्ड नहीं। शिगुफा, हाँ शिगुफा, मतलब आप दे देते पसमंदा को, पसमंदा को दे रिप्रेजेंटेशन। अच्छा कितने पसमंदा को टिकट दिया आपने? नहीं वो कितने? अरे कितने भारतीय जनता पार्टी रहोगे तब मिलेगा, जब पॉलिटिक्स में रहोगे टिकट कहां से मिल जाएगा? संजय राणा जी, मुसलमानों को संजय राणा जी, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड में आपके पास दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पसमंदा कर रहे थे। एक सेकंड, दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश कुरैशी कुछ कहना। अरे रुक जाइए सर, सही जवाब, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, आकाशवाणी मत कीजिए, रुक जाइए एक सेकंड। दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, भाई से भी है और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी है कि आर्टिकल 341 से मुसलमानों को क्यों बकात किया गया, क्यों प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन लगाया गया।
आप इसका जवाब दे दीजिए। आइए सही है जवाब जी, और संजय राणा जी आप भी आइए डिबेट में, और बाकी सारे मेहमान भी डिबेट में आइए। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, और मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुसलमानों में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए? मुसलमानों में तो कास्ट है ही, इससे कौन सी नहीं, सेंसस की बात कर रहा हूं मैं। डिटेल सेंसस अभी हुआ नहीं। कब हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कास्ट सेंसस सुन लीजिए, कांग्रेस के दौर में कास्ट सेंसस जैसी कांग्रेस की अरेस्ट हुआ है। कब? अभी आएगी कांग्रेस की गवर्नमेंट तो कराएगी। 2011 में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, 2011 में नहीं थी आपकी गवर्नमेंट, सेंसेक्स नहीं था, कास्ट सेंसेक्स नहीं हुआ था, 4 लाख ओबीसी हो गए थे आपके वजह से। कर्नाटक में 18 में कराया ना, तो टीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं आप? आपने क्यों नहीं लागू करा? पार्टी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? पसमानदा मुसलमानों की बातचीत से मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण विवाद में अनिरुद्ध जी से एक सवाल लेने जा रहा हूं। मैं अनिरुद्ध जी से जा रहा हूं सवाल लेने का। अनिरुद्ध जी, मुसलमानों की बात हो गई, मुसलमानों के नाम पे अपीसमेंट की बात हुई, लेकिन मुसलमानों में अगड़ा पिछड़ा कर दीजिए तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आप लोग मुसलमानों में अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? ये रिजर्वेशन उठा के दे रहे हैं, सबको तो जरूरत नहीं है, जो पिछड़े हैं उनको चाहिए, जो नहीं उसमें लायक है उसको नहीं चाहिए। समस्या क्या है कि ये लोग मुसलमानों को ठगे। खैर उस पे नहीं जाना। हमारा आप डिफिनेशन तो दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आप ये बताइए, से पूछना चाह रहा हूं, सही जवाब सुन लेते हैं। बीजेपी का पक्ष आने दीजिए ना, बीजेपी का स्टैंड क्या है? अरे इनसे पूछिए आरक्षण की बुनियाद क्या है? पूछ तो रहे हैं भाई साहब, अगला पिछड़ा क्या है पूछ तो रहे हैं। एक बार धर्म के आधार पर नहीं है आरक्षण। इतना परेशान क्यों जाते हैं? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, इनको पता होना चाहिए। कर्नाटक में धर्म के आधार पर क्यों दिया कांग्रेस ने? किस आधार पे? कर्नाटक में धर्म के आधार पर क्यों दिया? बात तो मुसलमानों को कांग्रेस ने क्यों कहा? लालू प्रसाद यादव ने क्यों कहा कि सारा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए? और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना अगर धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहे हो, एक ही धर्म के लिए सब कुछ है। डिबेट आरक्षण को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी आरक्षण पर बात आ गई। इससे पहले इस डिबेट में तमाम उन बयानों की चर्चा हुई, लेकिन बयान पर कोई भी स्पष्ट तौर पर जवाब देने को तैयार नहीं। लेकिन इस चुनाव में जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर हनुमान जी की भी एंट्री आज हो गई, अरविंद केजरीवाल जी ने करा दी। इसके अलावा अलग अलग मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे ऐसे कई सारे मुद्दे आएंगे, आप देखते जाइएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए हमारी खास पेशकश।